बैक, वापस आ चुके हैं हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही दो लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी एक वेलफेयर है, लेकिन यहाँ पे अभी हम ना शेल्टर की, खाने की, वो जो हम अमूमन वेलफेयर्स के बारे में सुन रहे थे उस बारे में बात नहीं कर रहे। ये कुछ डिफरेंट है। ये किस तरह से डिफरेंट है यही बताएंगे। मैं तारुफ करवाना चाहती हूँ हमारे गेस्ट का। हमारे साथ मौजूद हैं हमाद अहमद जो कि फाउंडर हैं रिवाइवल ऑफ चेंज वेलफेयर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। प्लेजर। अभी हम देखेंगे कि क्या है इनकी वेलफेयर एंड मुझे तो खैर पता है। सो आप लोगों को ना एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हमजा। ही इज़ द ऑपरेशंस एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ रिवाइवल ऑफ चेंज वेलफेयर एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आपकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है एग्जैक्टली? श्योर, डेफिनेटली। पहले तो मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ हम टीवी नेटवर्क का एंड द होस्ट आयशा जी का फॉर प्रोवाइडिंग अस विद दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोग जो है हमारा जो काम है इसके बारे में आकर हम बता सके लोगों को, ताकि इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस हो। बिल्कुल। श्योर, आई विल स्टार्ट ऑफ विद द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्टूडेंट लेड ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं और जितने भी लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं तो वो तकरीबन स्टूडेंट्स ही हैं। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच आई एम वेरी प्राउड टू से मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपकी जो यूथ है, स्टूडेंट्स है, इस चीज़ के ऊपर काम करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो दिस इज़ वन थिंग. Apart from this, we started this organization 4 years ago. At that point, we just have this motive and aim कि भाई अपनी पॉकेट मनी से कुछ जमा करके जो है लोगों की मदद करेंगे, इस तरीके से कुछ करेंगे। So eventually 4 सालों के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी जो है इस चीज़ से नवाजा कि हमने इसको इस तरीके से एक्सपैंड किया। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है? Sure, definitely. Unlike any other organization, what right now we're doing is जो हमारी activities होती है in regards to the relief work and other things, so that is there that we are doing in the recent flood crisis. हमने जो है 6 districts cover करी in terms of providing them with ration and everything. तो वो सारी चीज़ें होती है। But apart from this, since we are law students, तो हम लोगों के माइंड में एक आया कि इस चीज़ को जो है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है हमको अपनी फील्ड को आगे लेकर जाना है, करियर बनाना है, तो इससे रिलेटेड क्या लेकर आए। तो हमने फिर एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया बाय द नेम प्रोजेक्ट इंसाफ। प्रोजेक्ट इंसाफ क्या है? ये एक बड़ा सुनने वाली बात है। श्योर, डेफिनेटली आई विल बी मोर देन हैप्पी टू अनाउंस। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट इंसाफ है उसके अंदर ये है कि वी आर प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड एंड असिस्टेंस टू अंडर प्रिविलेज्ड जुवेनाइल ऑफेंडर्स जो कि एक लॉयर अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि गुर्बत इतनी है। आपको हम सबको पता है कि क्या चल रहे हैं हालात हमारे पाकिस्तान के अंदर। दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड 2 वक्त की रोटी, तो फिर लॉयर कैसे अफोर्ड करेंगे क्योंकि इतनी महंगी फीसेस चार्ज करते हैं। तो सिंस वी आर लॉ स्टूडेंट्स, तो आई केम अप विद दिस आइडिया कि भाई हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, हर चीज़ हैं, तो हम लोग ये इनिशिएट क्यों नहीं करते। ठीक है। तो हमने फिर ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया। अब इसके अंदर व्हाट वी डू इज़ हम लोग पहले तो जितने भी जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं। अच्छा, जुवेनाइल को मैं यहाँ पे जरा से एक्सप्लेन कर दूँ। बच्चे जिनको एक्यूज किया जाता है किसी भी क्राइम के लिए, राइट? एब्सोल्युटली। जो अंडर एज होते हैं, 18 साल से कम उम्र के होते हैं, उनके बारे में। और इनकी प्रिजन भी अलग होती है, इनके केसेस चलाने का तरीका भी फिर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ी सी लीनियंसी होती है इनके ऊपर ना। तो बट वही वाली बात आ जाती है, जब तक आपके पास लॉयर नहीं है तो आप लीनियंसी भी कैसे इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दैट वाज देयर। तो आई जस्ट केम अप विद दिस आइडिया। आई हैड अ लॉट ऑफ लॉयर्स फ्रेंड जो कि इंटरेस्टेड थे इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली वे स्टूडेंट्स, तो हम तो केस लड़ नहीं सकते थे उनका। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम आपके साथ हैं इस चीज़ के ऊपर ना। तो वी हैव लाइक अराउंड पैनल जो है उसमें हमारे पास अराउंड 10 लॉयर्स हैं जो कि अभी हम असिस्ट करते हैं एंड दे प्रोवाइड द सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट. They do not charge a single penny from us for providing the services. However, what we do is, as being students, क्योंकि हमारी जो टीम है सारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग जो हैं उनको बैक एंड पे थोड़ी मदद कर देते हैं, उनकी ड्राफ्टिंग में हेल्प कर देते हैं, केस वगैरह रिपोर्ट में, ताकि सो दैट वी प्रोवाइड देम विद समथिंग सो दैट उनके ऊपर भी इतना बर्डन ना हो और हम भी थोड़ा बहुत सीख लें। यानी गाइडलाइन आपकी होती है, प्रैक्टिस वो करते हैं। अच्छा, मुझे हमसे बताइए कि किस तरह के केस आते हैं आपके पास? केसेस अब बेसिकली जो हमने शुरू में केस लिया था उमर का, वो था रॉबरी का, डकैती का। ठीक है। तो इस पे इल्ज़ाम लगा हुआ था मोबाइल चोरी का। ठीक है। तो इस अब बेसिकली आपकी जो जुवेनाइल जेल में ना, इस तरह के बहुत सारे हैं आपके चोरी के इल्ज़ाम में अंदर होते हैं। ये जो पेटी क्राइम्स हैं कि भाई या तो थोड़े बहुत ड्रग्स के हो गए, तो पेटी क्राइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर पेटी क्राइम्स, बट कुछ मेजर क्राइम्स भी हैं, जैसे 1-2 थे
दे वर अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। ठीक है। एक था उसको एंटी टेररिज्म चार्ज था उस पे, तो उस पे था पुलिस इनकाउंटर था। बट मोस्टली आपके पेटी क्राइम्स होते हैं, जैसे चोरी डकैती की हो गए या एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग, ये इस तरह के केसेस आते हैं। अच्छा, तो अब ये मैं बड़ा बहुत मुश्किल किस्म का सवाल पूछने वाली हूँ आप लोगों से कि आप लोग अपनी तरफ से मेक श्योर कैसे करते हैं दैट यू आर एक्चुअली डूइंग जस्टिस एंड द पर्सन। श्योर, आई वुड लाइक टू एड्रेस दैट डेफिनेटली। इसका एक तरीक़ेकार है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें भी इस बात का इल्म है कि ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू द स्टफ। तो द थिंग इज़ कि हम लोग ने एक सर्वे ड्राफ्ट किया हुआ है, ठीक है, एंड वी आर इन कोऑर्डिनेशन विद द आईजी प्रिजन्स एज वेल। तो उन्होंने हमें एक्सेस भी दिया हुआ है जुवेनाइल प्रिजन का, तो वो भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो उन्होंने हमें एक्सेस दिया हुआ है। और हम लोगों का सर्वे का तरीक़ेकार ये होता है कि जिस बच्चे का हम केस ले रहे हैं वो पहली बात तो फर्स्ट टाइमर होना चाहिए, उसका पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट टाइमर होना चाहिए। दूसरा कि उसका फैमिली जो है उसके साथ कोऑर्डिनेशन में है, सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट विद द फैमिली। फैमिली उसको बाहर निकालना भी चाहती है ताकि वो बाहर आए, तो एटलीस्ट ही नोज़ वेयर ही हैज़ टू यू नो गो, ताकि वो फिर दोबारा से अगर फॉर एग्जांपल उसने अगर वो क्राइम फॉर एग्जांपल किया भी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फॉल्सफुली अक्यूज्ड होते हैं जो कि जेल में हैं, क्योंकि हमने जो जितने भी सर्वे किए हैं देयर लाइक अराउंड 70 to 80% केसेस ऐसे हैं जो फॉल्सफुली अक्यूज होते हैं, मतलब उन पे जुर्म जो है साबित नहीं होता है ना, तो इस वजह से। एंड अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस करी है इन द सर्वे, जो कि हम लोग करते रहते हैं, कि 99% ऑफ द केसेस जो हैं हमारे जुवेनाइल प्रिजन के अंदर दे आर अंडर ट्रायल, मतलब उनको अभी सज़ा हुई नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट कन्विक्टेड येट। ओके, एंड जब तक वो अंडर ट्रायल होते हैं तो वो बेचारे तकरीबन 9 महीने 1 साल वो ऐसी जेल में रहते हैं। सो दिस इज़ द इनजस्टिस दैट वी वर यू नो जो हम लोग देख रहे थे कि हो रही है इन बेचारे बच्चों के, क्योंकि एक डेवलपमेंट वाला स्टेज अगर ये जेल में गुजार रहे हैं तो बाहर आके ये लोग क्या करेंगे। आप उनकी इमोशनल कंडीशन के बारे में, उस वक्त उस ट्रॉमा के बारे में सोच भी नहीं सकते। और इवन हम तो यहाँ खैर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उस पर तो ये भी कहते हैं कि अगर आप एक्चुअली इनोसेंट नहीं भी हैं तो भी देयर हैज़ टू बी अ राइट वे जो फॉलो होना चाहिए कि भाई आपकी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करें, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स पे काम करें, रादर देन कि आपको इतना आइसोलेट कर दिया जाए दुनिया से कि वो चीज़ अगर ऐसी है भी तो वो और ज़्यादा बढ़े, राइट। सो अब यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि इनोसेंट हैं। सो ये वाला जो टाइम पीरियड है जो कि वो एक केस के चलने के वेट में गुजार रहे हैं, आर यू गाइज एबल टू मिनिमाइज इट? ये क्या अभी तक मुमकिन हुआ है इस तरह से? अब एक आपका है प्रोसीजर कि आपका जब केस चल रहा है एंड नाउ यू सीइंग केस आपका एविडेंस पे चला है एंड इतना कोई एविडेंस इसके अगेंस्ट आ नहीं रहा, तो एक आप एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर सकते हो कोर्ट में कि आप इसको एक्विटल दे दें, आप इसको रिहा कर दें, केस जल्दी ख़त्म कर दें, ठीक है, कोर्ट का भी टाइम बचाएं, बच्चे का भी टाइम बचाएं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। बाकी जो टाइम के हवाले से जैसे हमाद ने बोला था कि वो 9 महीने 1 साल जो गुजार लेते हैं ना, अब वो छोटा क्राइम होगा इनका, अब उनकी इतनी सज़ा नहीं होगी, सज़ा ज़्यादा भाई फॉर एग्जांपल 4 महीने की सज़ा होगी इनको कन्विक्शन के बाद, ठीक है, अंडर ट्रायल में ये 1.5 साल 2 साल गुजार चुके होंगे। और इट्स सो नॉट फेयर। अच्छा, हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जो मोहम्मद उमर है जिनका केस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। और कितनी ये एक ऐसी बात है जिस पे आई डोंट थिंक कि कॉमनली काम किया जाता है कि जो केस चलने तक का टाइम होता है, ख़त्म होने तक का टाइम होता है, उसमें वो बच्चा अंडर एज्ड, इतनी इम्प्रेशनेबल एज होती है, उसमें अगर वो वक्त गुजार रहा है, वो कहते हैं ना अगर आपने किसी पे इल्ज़ाम लगाया कि आपने ये किया है, वो बच्चा तंग आके एक दिन बोलेगा हाँ मैंने किया है, और फिर वो एक्चुअली हो सकता है कि वो काम करे। तो इस बारे में हम बात करेंगे मोहम्मद उमर का केस क्या है, किस तरह से उन्होंने जो है वो इस केस को चलाया, सॉल्व किया। और मैंने आपको मिलवाया 2 ऐसे लोगों से जो कि जुवेनाइल केसेस लेते हैं, यानी कि अंडर एज बच्चों के केसेस लेते हैं, ना सिर्फ उनके केसेस लेते हैं जो इनोसेंट होते हैं बल्कि रिहैबिलिटेशन भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक ऐसा बच्चा जिस पे एक ऐसा इल्ज़ाम लग गया जो उसकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है, उसमें से उसको निकालते हैं और फिर उसको एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेके जाते हैं। हमने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि मोहम्मद उमर का एक केस था। मोहम्मद उमर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, पहले तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। आवाज़ नहीं सुनाई दे रही आपकी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो मोहम्मद उमर का जो केस है वो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ ज़रा बताइएगा कि हाउ डिड ही कम टू यू, या किस तरह से जो है सबसे पहले मुलाकात? सो बेसिकली हमारा ये जेल का सेकंड सर्वे था, ठीक है, जुवेनाइल जेल का।
दैट इज़ वेयर वी मेट उमर। ठीक है। तो अब हमने वही जो सर्वे जैसे अमाद ने बताया था, वो 3 questions. First timer, is the family interested? Third question is whether or not you want to actually change. That is also a question. तो ये 3 questions इससे पूछे, तीनों इसने सही, he gave the correct answers, he passed the first initial stage. तो उसके बाद we had 4 to 5 more cases. So after that हमने सर्वे किया, फिर हमने केस शॉर्टलिस्ट किए, फिर इसकी हमने थोड़ी फाइल पढ़ी, इससे देखा तो इस पे जो सेक्शन लगा हुआ था दैट वाज 397 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड एंड ही वाज द एसेसरी इन दैट। तो एसेसरी बेसिकली ही डिड नॉट, होता है ये बता दें हमें, he did not commit the crime directly but he aided in that. कि जैसे I'll give you an example कि अब बाइक चोरी, मोबाइल चोरी का जिस तरह है, 2 बंदे आते हैं बाइक पे, एक आपको बंदूक दिखाता है ना, he is committing the crime, पर जो बाइक चला रहा है he is helping him, बिल्कुल, तो वो एसेसरी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सही है। तो वो इसका केस ये था। हमने फिर इससे बात की, वी कॉन्टैक्टेड द फैमिली, उनसे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, फिर हमने फाइल पढ़ी इसकी। तो जो FIR पढ़ी तो उससे पढ़ के हम थोड़ा मुतमईन हुए कि हाँ, हमें जो लग रहा था कि इट वाज अ फॉल्सफुली अक्यूज्ड केस वही है, क्योंकि अब हमने जब पढ़ा था FIR में तो अब ये था जो मेन कल्प्रिट था, जो मेन अक्यूज था, उसको तो उन लोगों ने, पुलिस ने उधर ही वाकई से पकड़ा था। इसका जब बात आई तो भाई ये ना वाकई में था, इसको तो वाकई से पता नहीं कितना दूर जाके इन लोगों ने पकड़ा था, एंड इट वॉज ऑल डन विद इन एन आवर, तो वो टाइम पीरियड भी हो गया। ओके। तो वो सारी चीज़ें इट रियली हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड के हाँ, ये there's a high chance, 95 to 99% chance that this is a falsely accused case. ठीक है। So that is how we met उमर, हम इससे जेल में ही मिले थे। ओके, सो उमर आप बताना चाहोगे कि आपके साथ क्या हुआ था? जी जी बिल्कुल बताइए। जी मैं बस कुछ भी मेरे साथ नहीं, हम जा रहे थे, चांद रात के टाइम था, शॉपिंग के लिए, फिर कुछ भी नहीं, वो रिक्शे वाले से हमारी गाड़ी टकराई थी, बस ज़रा से टकराती तो बस बंदे आ गए पीछे से, हम उतर के लड़ने लग गए। बंदे आने के बाद वो बोल रहे भाई उस पर ये एक्शन उठाया, बंदे पे, रिक्शा वाले, आपकी गलती थी। जब बोल रहे नहीं इन्होंने मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की। ओके। जब ज़्यादा बंदे आए तो उन्होंने झूठ बोला। जब फिर अवाम ने तो कुछ देखा भी नहीं, समझा भी नहीं, वो मारना शुरू हो गया साथ वाले को। जब मैं डर गया था थोड़ा था तो मेरे को छोड़ दिया, उसी टाइम में घर पे चला गया था। फिर घर से फिर मेरे को आए उठाने के लिए, पुलिस ले गए आए, वो जो बंदा था मेरे साथ, उनको भी मार रहे थे, मेरे को उठा के ले गए घर पे। फिर आगे जाके मेरे पे थोड़ी उन्होंने सख्ती की कि तुम चोर हो, ये वो, उन्होंने ये बोला कि तुमने और कितनी चोरियाँ किया, मैंने सब उनको दिखाया, बरामद भी कुछ भी नहीं हुआ हमारे से। मोबाइल भी उनको वापसी उनको उसी टाइम मिल गया। जाके बोल तुम डकैती करते हो, ये उन बंदों को भेज दिया जिन्हों का मोबाइल था, उनको अपने घर भेज दिया, अपनी तरफ से केस डाल दिया हम पे। मैंने सब बताया था मैं कितना परेशान हूँ, मेरे घर में क्या है। बोलता फ़ोन करें आप, अगर हो सकता कुछ ले देंगे आपको, निकाल देते। मैंने बोला यही तो बात है, कुछ है नहीं घर में, जब भी तो मैं निकला हूँ बाहर, मेरे घर में माँ बहन है, मैं कुछ करने के लिए निकला हूँ, मैं कहाँ से दूँ। बोलता फिर कुछ भी नहीं हो सकता अभी। ये कह गया FIR काटी, सुबह तक इंतज़ार कराया घर वाले, वालदा मेरी अकेली है, वाली साहब है नहीं, कौन आता मेरे पीछे। कोई आया आपसे उस वक्त मिलने? फिर वालदा आई? जी वालदा को तो उन्होंने टाइम नहीं दिया आने का, उन्होंने पूरी रात, वालदा को पता भी नहीं, फ़ोन भी नहीं किया, मेरे को नीचे से ही उठा के ले गए। जिस टाइम पे आप जेल में थे, आपके कोई ऐसे जानने वाले थे या कोई ऐसे रिश्तेदार थे जिनके बारे में आपने सोचा हो कि मैं इनसे रब्ता कर सकता हूँ, मदद के लिए मांग सकता हूँ? कोई भी ऐसा कोई भी नहीं था मेरे साथ जेल में। अच्छा, तो अब जब ये लोग आपके पास आए और इन्होंने आपसे सवाल किया तो आपको लगा कि अब एक उम्मीद है कि शायद नो, क्योंकि मेरे को उम्मीद ऐसे नहीं लगी ना, क्योंकि पहले भी काफ़ी आ चुके थे। 4 महीने से मैं अंदर था, जब मेरे को उम्मीद नहीं थी, ऐसे काफ़ी आ चुके थे। लेकिन जब इमाद भाई आए तो मैंने इन्हों पे भी ज़्यादा वो नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं किया, बस इन्होंने जो पूछा मैंने बता दिया। मैंने कहा लोग आते इंटरव्यू करने, कोई कुछ नहीं करेगा, बस अपना नाम बनाने के लिए आए। जी जी बिल्कुल होता है। इमाद भाई आए, मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन इमाद भाई को अल्लाह खुशी रखे, मेरे को पता भी नहीं था, 2 महीने के अंदर अंदर मेरा केस बरी करवा दिया बिल्कुल।
मेरे को क्लियर करा, मेरे घर पे अपने दोबारा माँ बहनों में भेज दिया, मैं खुश हूँ। अरे क्या बात है। अच्छा वैसे हमारा जो है वो टाइम यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी जल्दी से बता दीजिए कि ये अब जो है वो माशाल्लाह 4th क्लास में पढ़ते हैं, थोड़ा सा इनके रिहैब के बारे में जल्दी से प्लीज बता दीजिए। हमारा जो बेसिक प्रोजेक्ट है इसके अंदर जो है वी आर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग देम विद लीगल एड एंड असिस्टेंस, हम लोग रिहैबिलिटेशन पे भी फोकस करते हैं, क्योंकि ये एक मेन चीज़ है। आप जो है उसको जो एक जेल वाले माहौल से निकाल के लेकर आ रहे हो तो रिहैबिलिटेट करना लाजिम है, ताकि ही कुड स्टेप बैक इन द सोसाइटी एंड ही कुड एक अच्छा इंसान बन सके। बिल्कुल। जो उस पर दाग लगा है, जो उस पर धब्बा लगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी है अनफॉर्चुनेटली। अगर आप जो है फॉल्सफुली अक्यूज भी चले जाते हो जेल में, तो जो दुनिया जो है आपको एक क्रिमिनल ही समझेगी। बिल्कुल। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल दैट यू आर हैविंग ओवर हियर। उमर, इसको हमने निकाला जेल से, बाइज्जत बरी करवाया, उसके बाद स्कूल में इनरोल कराया। नाउ ही स्टडिंग, ही इज़ इन क्लास 4। और जब एडमिशन का टाइम था तो मैं गया था इसके साथ एडमिशन करवाने के लिए, तो प्रिंसिपल साहब ने इनका टेस्ट भी लिया था। ठीक है। तो उमर वाज क्वाइट सरप्राइजिंगली अच्छा दिया था। अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं जी, अभी जी, ये। जी, चले बिल्कुल, जी, मैं अपडेट लेता रहता हूँ प्रिंसिपल साहब से। अपडेट बेटा लेते रहेंगे हम, तो पढ़ाई अच्छी करनी है, सही है। अपने माँ का नाम, माँ बाप का नाम रोशन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thank you so much. एंड यहाँ पे जो है वो अब आपसे इजाज़त चाहने का टाइम आ गया है। आपको पता है पूरी दुनिया में एंटी कैपिटल पनिशमेंट जो है उस बारे में बात होती है कि कोई इंसान चाहे उसका कोई कसूर है नहीं है, ख़ास तौर पे अगर नहीं है तो उसको सज़ा देने से पहले हर लिहाज से ये पता करना है कि वो उसने ये क्राइम नहीं किया। और इवन फॉर अ लॉट ऑफ क्रिमिनल्स ये भी होता है कि उनकी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर करना भी माशरे का फ़र्ज़ है, जिसमें ये लोग जो है वो कमाल काम कर रहे हैं। वेरी इम्प्रेस्ड। एंड इंशाल्लाह अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी मंडे को एक नए शो के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।